गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है। अगर आपको याद हो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी मापन क्या होता है। मापन जो है मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया है। अगर मापन की बात की जाए तो मापन जो है किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ या व्यक्ति के गुण और विशेषताओं को अंकों में बदलने की प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। ठीक है। और वहीं अगर मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन जो है मापन के बाद होता है, जिसमें हम किसी भी छात्र की उपलब्धि का पता लगाते हैं। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना या फिर मूल्य को निर्धारण करना। ठीक है। अब जैसे इसको एक देखेंगे कि किसी भी विद्यार्थी के क्लासरूम में 100 में से 80 नंबर आए हैं। ठीक है। अब उसका तो सिर्फ मापन हो गया कि 100 में से 80 नंबर आए हैं, परंतु एक टीचर को यह भी जानना होता है कि यदि विद्यार्थी के 100 में से 80 नंबर आए तो वो कितने सही हैं या फिर उसकी क्लास में स्थिति क्या है और इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। यदि सही नहीं है तो किस प्रकार सुधारा जा सकता है, और अगर सही है तो उसको और कैसे उसको और आगे ले आया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, इसका भी निर्णय लिया जाता है। ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषताओं पर वांछनीयता का दृष्टिपात किया जाता है। वांछनीयता का कि मतलब जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो है या नहीं, ये चीज़ सही है या नहीं। तो इसलिए मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि वस्तु सही है या फिर इसको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और सिर्फ मापन में उसको नंबर दे दिए जाते हैं। मापन एक अंग मात्र है, मापन एक बहुत ही छोटी प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है। ठीक है। मूल्यांकन को जैसे हम देखते हैं, मूल्यांकन का है मूल्य जमा अंकन। मूल्य हमारा यहाँ पे मात्रात्मक। ठीक है। और हमारा जो ये अंकन है इसे हम आकलन भी कहेंगे, ये हमारा होता है गुणात्मक। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कहीं पर भी किसी भी इंटरव्यू के लिए या किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म निकलते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि रिटन टेस्ट होता है। ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद हमारी उसमें एकेडमिक लगती है, रिटन के बाद एकेडमिक लगती है हमारी, और एकेडमिक के बाद जो है हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है। इंटरव्यू, और जब हमारा रिटन होता है उसमें सिर्फ नंबर दे दिए जाते हैं कि तुम्हारे से 100 में से 80 नंबर आ गए, तो ये हमारा मापन हो गया। मूल्य, हमने उसको मूल्य निर्धारित कर दिया। जबकि अंकन या आकलन में हम व्यक्ति का गुणात्मक चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसकी नॉलेज कितनी है, या फिर उसका कॉन्फिडेंस इंटरव्यू के टाइम पे कितना था, या प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका कितना था। जब हम इन दोनों को मिला के निर्णय लेते हैं कि यह व्यक्ति इस पोस्ट के लिए सही है या नहीं, या इसको भी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। जब हमारी सिलेक्शन की लिस्ट आती है तो वो मूल्यांकन के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। ठीक है। इसमें आप आई होप कि पेन पेंसिल लेकर बैठे होंगे, तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन और प्लस व्यक्ति की योग्यता का गुणात्मक वर्णन, इन दोनों को मिला के जब निर्णय दिया जाता है तो वो मूल्यांकन कहलाता है। एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसको भी क्लियर मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है उसे भी हो जाएगा। जैसे आपका ही शैक्षिक मापन और मूल्यांकन जो सब्जेक्ट है, इसमें आपके टोटल कितनी यूनिट है, आप बताइए सब जने कमेंट करके कितनी यूनिट्स है। 4 यूनिट है। ठीक है। और जब इसको किस प्रकार बच्चों को सिखाना है या कैसे बच्चों ने इसे सीखना है या कैसे सीखा, हम इन सब चीज़ों का जब आकलन करते हैं तो वो हमारा क्या है, अब आकलन है, उसे हम कहेंगे आकलन। ठीक है। अब आप एक चीज़ ये देखिए, जब हमने ये 4 किया तो ये क्या हो गया हमारा मात्रात्मक, और बच्चा कैसे सीखेगा, उसे कैसे सीखना चाहिए, ये हमारा हो गया गुणात्मक। और इसके बाद जब हम एक डिसीजन लेते हैं कि जब पूरा हमारा सिलेबस हो गया या एग्ज़ाम का टाइम है, वाइवा का टाइम है, तब हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और कैसे सीखा है। और ये मूल्यांकन तो हम क्लास में रेगुलर करते भी रहते हैं कि जैसे ही एक यूनिट ख़त्म हुई तो उसका बच्चे से बार बार पूछना कि आपने ये कितना सीखा, उसे क्वेश्चंस पुट अप करना, ये सब क्या है, मूल्यांकन है।
जब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का योग होता है तभी हमारा मूल्यांकन बनता है। और मूल्यांकन मेनली जो है वो डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कि ये टॉपिक अब बच्चे को क्लियर हो गया है या नहीं हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप ये रीडिंग करेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। इसमें यही है कि व्यक्ति के जो विद्यार्थी के कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, या फिर उसको पाठ्य वस्तु या फिर कक्षा शिक्षण से लेकर कितनी उसमें चेंजेस आए, उसने कितना सीखा है, या अभी हमें उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, या बच्चे को आ गया। जब हम ये सब निर्णय लेते हैं तो वो शैक्षिक मूल्यांकन होता है। कि जब आपको क्लियर हो गया, आप इसे एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये उसकी मेन परिभाषाएं हैं जो ब्रैडफील्ड और मोर्डॉक के अनुसार। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप H.S. रैमर्स और M.L. गेज के अनुसार। इनकी डेफिनेशन थोड़ी ठीक है, जो आप नोट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे कि मूल्यांकन में हम ये चीज़ देखते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ नहीं। वांछनीय का मतलब जो चीज़ ज़रूरी है या जो चीज़ चाहते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंटरव्यू का, ये वही है कि इस पोस्ट के लिए वो व्यक्ति सही है या नहीं। जब हम ये चीज़ देखते हैं तो वो मूल्यांकन होता है। और इनके अकॉर्डिंग भी यही है कि मूल्यांकन में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति अथवा समाज की दृष्टि से क्या अच्छा है। और ये है N.M. डांडेकर के अनुसार, आप इसको रीड करेंगे। अब मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। देखो, छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। किस तरह से जब मूल्यांकन हम करते हैं छात्र का क्लासरूम में, तो हम उसकी प्रगति के बारे में वो जान पाते हैं, छात्र भी। ठीक है, कि उनमें कितनी प्रगति हुई है, अगर हुई है तो कितनी हुई है, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, क्या रीज़न था। तो फिर हम उसके जो प्रयास करते हैं उसमें और विकास की और उनकी और प्रगति के लिए। ठीक है, जहाँ पर उनकी कमी लगती है उस पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी तरह से मूल्यांकन के से उसका चतुर्मुखी विकास संभव हो पाता है। चतुर्मुखी सब प्रकार से, चारों दिशाओं से उसका विकास संभव हो पाता है। अब अगला है छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और वो बार बार बीच बीच में अगर छात्रों से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो क्या जानना चाह रहे हैं कि जो छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है और उसको भी कितने ज्ञान की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो इसकी जांच करते हैं कि छात्र ने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उसके लिए उपयोगी है या नहीं। और अभी अगर ज्ञान उसने सही नहीं है तो वो हर संभव कोशिश करते हैं कि उस ज्ञान को और ज़्यादा उसे देने की। और थर्ड पॉइंट है छात्रों की वृद्धि और विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना। अवरोध का मतलब जो उनसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है, जो वो समझ नहीं पा रहे। मान लीजिए कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाया है, ठीक है, मैंने आपकी क्लास में मूल्यांकन पढ़ाया है। यदि किसी बच्चे को मूल्यांकन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका पहले तो मैं उससे ये जांचूंगी कि उसने सीखा है तो कितना सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो उसको और ज़्यादा एग्जाम्पल से उसको क्लियर करेंगे कि नहीं, मूल्यांकन इस प्रकार से मूल्यांकन कहते हैं। जो अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि आपकी यूनिट में कितनी है और उसको किस प्रकार से सिखाना है। और सेकंड एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको वैकेंसी का। ठीक है, अगर किसी को भी इसमें भी समझ में नहीं आता है तो पहले तो ये देखा जाएगा कि उसमें जो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, और फिर उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि आपको मूल्यांकन समझ में आया या नहीं आया। फोर्थ है कि उनकी प्रगति में बाधक तत्वों को जानना। ये तो वही है कि शैक्षिक प्रगति में जो उसके बाधक तत्व हैं, जो वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जो शिक्षा की प्रगति में आने वाले बाधक तत्व हैं, उसको दूर करना। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कहते हैं कि तुम कंटिन्यू उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, आपकी ये कमी दूर हो जाएगी। तो पहले कमियों को पहचानना, फिर उनको दूर करने के उपाय बताना। ठीक है, ये सब मूल्यांकन में ही आता है। छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। मूल्यांकन का एक जो उद्देश्य है वो ये भी है कि छात्रों में प्रतियोगिता की भावना कैसे विकसित की जाए। इसमें एक देखते हैं कि जब टीचर बार बार क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर कोई भी छोटी मोटी प्रतियोगिता करवाई गई है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें जो है प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर बच्चे अपनी कमियों को दूर भी करते हैं, जिससे कि उनका
चतुर्मुखी विकास का मतलब है कि चारों दिशाओं से विकास संभव हो पाता है। ठीक है। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी करना। जैसे हम सभी जानते हैं कि हर एक छात्र जो है व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। हर किसी की अपनी कुछ कमियां होती हैं और कुछ योग्यताएं होती हैं। जैसे क्लासरूम में सभी तरह के बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे, सामान्य बच्चे, ठीक है, सभी तरह के बच्चे होते हैं। तो उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, जिसमें कि एक टीचर उसके सबका मूल्यांकन करके ये पता लगाते हैं कि किस प्रकार के छात्र को किस प्रकार से या किस शिक्षा विधि से उनको शिक्षण प्रदान करना चाहिए। छात्रों का चयन और वर्गीकरण। इसमें हम छात्रों का चयन और वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि उनके स्तर के अनुसार या कई तरह से वर्गीकरण होता है। एक जैसे सिंपल लेते हैं, स्तर के अनुसार, बौद्धिक स्तर के अनुसार कि कौन जो है प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य है, मंदबुद्धि है, उसके अनुसार उनको वर्गीकृत करना और उन्हीं के आधार पर शिक्षण देने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। 8वां कक्षोन्नति व रोजगार के लिए। जैसे हम कक्षा के ग्रेड बढ़ते हैं कि फर्स्ट के बाद सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं, या फिर रोजगार के लिए भी मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। ठीक है। रोजगार के लिए तो मैंने आपको इससे पहले जो एग्जाम्पल दिया था कि वैकेंसी का, वही उसमें ये रोजगार के लिए है। ठीक है। और शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना। मूल्यांकनों के द्वारा ही मानक तैयार किए जाते हैं कि कौन बहुत अच्छा है, कौन सामान्य है, कौन मंदबुद्धि है। इसके आधार पर जब हम मानक तैयार करते हैं और उसी के आधार पर फिर हम क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना। और 10वां है कि छात्रों के शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के लिए आधार तैयार करना। शिक्षण में सुधार लाना। ये तो ये ना कि जब हम क्लासरूम में बच्चे से पूछते हैं सवाल वगैरह, जब वो बता देते हैं तो ठीक है। अगर हमें लगता है कि नहीं बच्चे की शैक्षिक कमजोरियां हैं, तो पता लगाएंगे कि किन क्षेत्रों में है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है। अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। हम ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आप देखिए, जब क्लासरूम में या टेस्ट में जो बच्चे जो भी टीचर ने पढ़ाया है या बताया है वो सब उसको पता होता है या उसे याद होता है या वो समझ जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी शिक्षण प्रभावशील थी। यदि बच्चा नहीं समझ पा रहा है या उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या है कि उसकी प्रभावशीलता कम है। तो मूल्यांकन से हम शिक्षण की प्रभावशीलता भी नाप सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे इसके मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या है, उसके स्टेप्स कितने हैं। ठीक है। अगर हम शैक्षिक मूल्यांकन की बात करें तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, शैक्षिक मूल्यांकन से सबसे पहले जो है B.S. ब्लूम ने दिया था। ये चीज़ नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि शैक्षिक मूल्यांकन की जब बात होती है सबसे पहले किसने दिया था, ये B.S. ब्लूम ने दिया था। ठीक है। तो इसके यदि हम अब देखिए, ये है मूल्यांकन के सोपान, मतलब स्टेप्स ऑफ मूल्यांकन। अगर जब भी हम आप ये चीज़ नोट करेंगे कि जब भी हम शिक्षण मूल्यांकन की शैक्षिक मूल्यांकन की बात करते हैं तो वो हमारा दिया था B.S. ब्लूम ने। और ये जो सोपान भी हैं ये भी हमारे दिए थे B.S. ब्लूम ने। हिंदी में से ऐसे लिखे आधा व और लूम। ठीक है। B.S. ब्लूम ने। अब इसको हमने जो 3 सोपानों में बांटा था। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य। हमारे उद्देश्य 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। जब भी टीचर क्लासरूम में आते हैं तो वो अपने उद्देश्य क्लियर करके आते हैं कि आज जैसे मुझे पढ़ाना है, जैसे हम छोटे बच्चों का लेते हैं तो हम सामान्य उद्देश्य कि हमें नाउन पढ़ाना है। ठीक है। तो वो उद्देश्य कि किस तरह से पढ़ाना है या फिर उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए। और हम विशिष्ट सामान्य उद्देश्य में ये मान के चलते हैं कि बच्चे को जो है जनरल नॉलेज है नाउन की, और विशिष्ट में यह है कि बच्चे को हमें डीप नॉलेज करानी है। ठीक है। छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर कराए। फिर उसमें सेकंड है शिक्षण उद्देश्य। पता लगे ना कि क्लासरूम में जब टीचर आते हैं उससे पहले वो अपने उद्देश्य क्लियर करके आते हैं। और अधिगम क्रियाएँ कि हमें बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है या उसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज़ करनी है, कौन कौन से हमें टीचिंग एड यूज़ करने हैं, ये सब अधिगम क्रियाओं में आता है। और ये व्यवहार परिवर्तन सबसे एंड का है। ये मूल्यांकन से ही हम नापते हैं कि अगर हमने बच्चे को पढ़ाया है तो उस पढ़ाने के या अधिगम देने के बाद बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। ठीक है। ये है हमारा व्यवहार परिवर्तन। और ये जो हमें दिया था, ये दिया था B.S. ब्लूम ने।
अब देखिए इसमें जो सोपान है इसको हम कैसे बांट सकते हैं, सामान्य उद्देश्य का निर्धारण, विशिष्ट उद्देश्य का, ये दोनों तुम्हारे आ गए उसके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और फिर आ गया शिक्षण बिंदुओं का चयन और उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का आयोजित करना। ये दोनों हमारी आ गई अधिगम क्रियाओं में, कि एक तो शिक्षण बिंदुओं का चयन करना कि किस प्रकार से हम बच्चे को सही पढ़ा लेंगे, ठीक है। और उसकी जो अधिगम क्रियाएं हैं, जब हमें कौन कौन सी टीचिंग मटेरियल यूज़ करने हैं, कौन से टीचिंग एड यूज़ करने हैं, वो सब हमारी आएंगी अधिगम क्रियाओं में। और छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करना, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन करना, ये हमारा थर्ड उसमें आ गया कि व्यवहार में परिवर्तन का पता लगाना, ठीक है। अब इसकी मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। समग्रता, इसमें क्या है समग्रता का मतलब क्या है, इसमें हमें जो है कंप्लीट उसकी जो जानकारी जो है लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए मूल्यांकन के द्वारा हम कहते हैं कि एक बच्चे का विकास, सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। अब हम सर्वांगीण विकास में हम क्या क्या लेंगे, उसके शारीरिक विकास से मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ठीक है। जब सभी पहलुओं की उसकी जांच की जाती है तो वो जो है सर्वांगीण विकास कहलाता है। इसलिए हम मूल्यांकन में कहते हैं कि उसके सभी गुणों और सभी उपलब्धियों को समझा जाता है, ठीक है। और इसमें विश्वसनीयता क्या होती है कि जब बात करते हैं मूल्यांकन जो विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय कैसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक टेस्ट किया, आपने रुचि परीक्षण किया था, उसमें जब भी हम रुचि परीक्षण बार बार यदि उस व्यक्ति करेंगे तो हमारे जो आंसर है या हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि एक जो मूल्यांकन है चाहे कितने भी व्यक्तियों द्वारा किया जाए उसके परिणाम में कोई भी अंतर ना आए, ठीक है। चाहे उसको टेस्ट मैं करूं चाहे आप करें, कोई भी उसका टेस्ट करे, उसके जो रिजल्ट आए उसमें कोई चेंजेस ना आए, तब तो वो वस्तुनिष्ठ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जब हमारे दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक तो हमारा सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब हमारे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं तो वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पूरी थ्योरी लिखते हैं तो उसके मार्क्स जो है हर किसी व्यक्ति के अनुसार, हर किसी टीचर के अनुसार अलग अलग होते हैं। किसी को आपका लिखा हुआ इम्प्रेसिव लगा तो उन्होंने 10 में से 9 दे दिए, किसी को कुछ कमी लगी तो उन्होंने 10 में से 8 दे दिए। परंतु जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, MCQ करते हैं, तो उसमें जो आंसर आपका सही है उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे या फिर 0 मिलेंगे, और उसको कोई भी टीचर चेक कर ले आपके नंबर सेम ही रहेंगे, तो वो हमारी वस्तुनिष्ठता कहलाती है। तो मूल्यांकन भी ऐसा ही होना चाहिए कि चाहे जो करे उस पर कोई परिणाम पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब आपको मैंने मूल्यांकन पढ़ाया, चाहे मैं मूल्यांकन पूछूं या आपसे कोई और पूछे, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, परिणाम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे पूछने वाले कोई भी हों। और व्यवहारिकता, मूल्यांकन को जो है व्यवहार में प्रयोग कर पाएँ। अब है वैधता क्या है कि हम जिस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं हमें वही करना है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम किसी कार्य क्षमता का मूल्यांकन कर रहे हैं, कार्य क्षमता करते करते हम उसका बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन करने लगे, तो क्या है हमारे रिजल्ट जो है एक्यूरेट हमें रिसीव नहीं होंगे, हमें गलत ही रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें क्या है, मूल्यांकन जिस क्षेत्र में परिचालित किया जा रहा हो उसी का मूल्यांकन हो। जैसे कि आप रुचि परीक्षण कर रहे हो तो आपको रुचि का ही करना है, ये नहीं कि रुचि करते करते आप वोकैबुलरी का, शाब्दिक परीक्षण करने लगे, तो क्या है कि आपके जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा, ठीक है। विभेदकारिता, अब विभेदकारिता क्या है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है कि हर किसी में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार हम हर एक व्यक्ति का एक ही प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें हर किसी का मूल्यांकन करते टाइम भिन्नता का ध्यान रखना होगा। पूर्ण कथनात्मक, मूल्यांकन इस तरीके से होना चाहिए कि वो पूर्ण कथनात्मक हो। पूर्व कथनात्मक का मतलब क्या है कि इसे ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ मूल्यांकन किया और छोड़ दिया, ठीक है, उसके परिणाम के बारे में भी, उसके भविष्य कार्य में उसे कहा जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि रुचि का परीक्षण किया या बुद्धि परीक्षण आपने किया, तो बुद्धि के अनुसार आप बच्चे को बता सकते हैं कि आगे जाके, या रुचि के अनुसार कि आगे जाके आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके भविष्य कार्य में हम कह सकें उससे। तो आप लोगों का आज का क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का अर्थ और विशेषताओं को लिखिए
तथा मूल्यांकन के सोपान को विस्तार में समझाइए। ठीक है, आपने ये लिखना है लॉन्ग में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।